हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। हमने जो रिंग होमोमॉर्फिज्म में जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जो पिछले क्लास मतलब जो पिछले लेक्चर था उसमें हमने आइसोमॉर्फिज्म देखा था, तो उसी से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके आगे जो भी और एग्जाम्पल्स है वो हम देखेंगे, और साथ ही साथ कई और होमोमॉर्फिज्म जो है जैसे कि लाइक है ना Q क्रॉस Q टू Q, है ना R क्रॉस R टू R, है ना Z क्रॉस Z टू Z, ये पॉसिबल है कि नहीं देखेंगे। उसके कर्नल भी देख लेंगे, और प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारे वो बचे हुए हैं, थ्योरम्स बचे हुए वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। लेट्स स्टार्ट। मैंने सीधा क्वेश्चन के पैटर्न में लिखा ना, सोचिए डायरेक्टली बता सकते हैं। क्वेश्चन है इज 2Z आइसोमॉर्फिक टू 3Z, क्या दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है? आइसोमॉर्फिक होने का सामान्य रूप से जो मीनिंग होता है वो ये है कि इन दोनों के बीच में 1-1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म तैयार होना चाहिए। ये लॉजिकली है। और एक ऐसे भी आपको पता है कि जब दोनों आइसोमॉर्फिक होता है तो इसका मतलब है कि दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, ऑल एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज़ आर सेम। इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी इनकी होगी, इनकी जितनी प्रॉपर्टी इनकी होगी। वैसे लॉजिकली समझा जा सकती है। 2 के द्वारा पूरा जनरेट हो जाता है, 3 के द्वारा पूरा जनरेट हो जाता है, वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। ठीक है, क्योंकि 3 से ये नहीं होगा जनरेट और 2 से ये जनरेट नहीं होगा। एक लॉजिक की बात है ना। और आप ऐसा भी समझ सकते हो, तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है ना। रीज़न ये है एज देयर डजंट एग्जिस्ट एनी 1-1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बिटवीन 2Z and 3। दोनों के बीच में कभी भी 1-1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म या फिर ऑन टू आइसोमॉर्फिज्म पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब आप है ना ये भी बता सकते हो, है ना 3Z आइसोमॉर्फिक होगा क्या 4Z के? तो ये भी नहीं होने वाला है। इसी तरह से आप और आगे भी देख सकते हो, 4Z क्या आइसोमॉर्फिक होगा 6Z के? नहीं होने वाला है। मतलब जितने भी, मैं डायरेक्टली यहाँ पर नोट करके लिख देता हूँ, आप एक नोट करके लिख लीजिए, है ना। MZ not isomorphic to NZ when M not equal to N and M and N are both are integers। कन्फर्म है। अगर ये दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो कभी भी MZ नॉट आइसोमॉर्फिक टू N, दोनों एक दूसरे कभी आइसोमॉर्फिक नहीं हो पाएंगे। क्लियर हुआ? मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म्स, ठीक है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और भी रिंग होमोमॉर्फिज्म्स के, वो हम कवर करेंगे इसमें। देखिए मैं क्वेश्चन के पैटर्न में लिया हूँ ना, आप भी इसको नोट कीजिए। फर्स्ट, हाउ मेनी रिंग होमोमॉर्फिज्म F फ्रॉम Z क्रॉस Z टू Z है? मतलब Z क्रॉस Z टू Z में कितने होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल हैं? सोचिए, Z क्रॉस Z का मतलब तो समझ गया ना, इनमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। क्लियर है? ठीक है ना। Z क्रॉस Z टू Z, ट्रिक वही है, सेम वही क्या बताया गया था। जो कोडोमेन होता है उनके आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स आपको देखने होते हैं। तो Z के आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स क्या क्या होंगे हमें पता होना चाहिए। 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके अलावा और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना। Z के अंदर 0 +-1 +-2 +- ऐसे होंगे। -1 का होल स्क्वायर क्या होगा? +1 हो जाएगा। क्या इक्वल होगा खुद के? ऐसे 0 और 1 के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं जो आइडेम्पोटेंट हो। तो ये दो ही आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर एक्साइट नहीं हो जाना है कि हाँ दो, यहाँ पर देयर आर एग्जैक्टली 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स एंड सो देयर आर एग्जैक्टली 2 रिंग होमोमॉर्फिज्म्स, ऐसा नहीं है ना। ये भी ध्यान रखना है, इसलिए बताया जा रहा है। तो क्या है रीज़न, क्या हो सकता है? देखिए है ना, जो आपका जो इसके एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। अभी जो Z है इनके है ना आउटपुट मिलेंगे, वो ऑब्वियस सी बात है वो सिंगल है ना 1 टपल में होगा, ये इसमें 2 टपल में होगा। इतना क्लियर? इन्हें हो सकता है X, है ना, एक बार हो सकता है ना Y। ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा। ठीक, इसमें एक बार इस 0 को जो भी रहता है उसमें 0 को मल्टीपल करेंगे, ये तो तरीका आपको पता है, आएगा 0। अगर मैं इसको y लिखूँ, 0 को मल्टीपल करूँ तो भी 0y मतलब y ही आएगा और 0 ही आएगा। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 0y लिखो चाहे वो लिखो, दोनों का मीनिंग तो सेम ही है ना। ठीक, इसका एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म तो होगा ही होगा, 100% श्योर, वो ये हो गया। और क्या क्या हो सकता है सोचिए, लॉजिक लगाइए। एक होगा 1x, है ना, और एक होगा 1y। 1 का मल्टीपल करेंगे तो भाई फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीपल हो सकता है, सेकंड वाले कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीपल हो सकता है। तो 1x 1y, मैं सीधी सी बात करूं, है ना, तो यहाँ पर 0xy, देयर आर एग्जैक्टली 3 होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम Z क्रॉस Z टू Z। कन्फर्म हुआ। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट 2 थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 और 1। तो एक 0 के आप चाहे x से मल्टीपल करो चाहे y से मल्टीपल करो, याद रखना इसके एलिमेंट तो सिंगल होंगे ना भाई, x y सिंगल टपल में होगा। अब उसके साथ मल्टीपल करेंगे तो 0 ही आएगा, एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब हो सकता है कि f ऑफ एक्स वाई एक्स के रूप में डिफाइन हो सकता है f ऑफ एक्स वाई वाई के रूप में डिफाइन हो, तो 1 का मल्टीपल हो रहा है ना, ये ध्यान रखना है। तो फाइनली ये बात समझ आ गई होगी, देयर आर एग्जैक्टली 3 रिंग होमोमॉर्फिज्म्स। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, यही आप क्लियर हो जाएगा। देखिए है ना,
एफ फ्रॉम क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू, है ना, एफ फ्रॉम क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू, है ना। देखिए फील्ड है क्यू, इसके पास तो एग्जैक्टली 2 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे, नेमली 0 एंड 1, ठीक है ना। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स ऑफ क्यू कोडोमेन का देखिए 0 1, पॉसिबल रिंग होमोमॉर्फिज्म एज इट इज कॉपीराइट 0 XY, है ना। इसका मतलब देयर आर एग्जैक्टली 3 रिंग होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू, कन्फर्म हुआ। सेम आप R क्रॉस R में ही देख सकते हो, आपको बातें क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन R, सेम वही 0 एंड 1, देयरफॉर पॉसिबल रिंग होमोमॉर्फिज्म्स हो रहा है और एग्जैक्टली हो रहा है भाई, ये तीनों हैं। अच्छा क्वेश्चन राइज होगा दिमाग में कि, है ना, मैं डायरेक्ट बोल दिया कि तीनों हैं, है ना, मैंने पॉसिबल रिंग होमोमॉर्फिज्म से लिखा था, तो इसको मैं प्रूफ करके बता देता हूँ, नहीं तो ऐसा लगेगा कि ये कैसे है ना। याद रखिए 0 X और Y देयर आर एग्जैक्टली 3 रिंग होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम R क्रॉस R टू R। एक मैं प्रूफ दे देता हूँ, इससे बातें क्लियर हो जाएगा। देखिए, है ना, ये बात क्लियर है कि पॉसिबल रिंग होमोमॉर्फिज्म्स था ये, लेकिन खास बात ये है कि 0 को तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है तो होता ही है ना। अब बचा एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, ये भी हो जाएगा, मैं तीनों हो जाएगा करके डायरेक्टली बता दिया कि है करके, बट प्रूफ करके देखिए ज़्यादा बेटर होगा, है ना। देखिए एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है, x, क्योंकि पॉसिबल रिंग होमोमॉर्फिज्म्स आइडेम्पोटेंट एलिमेंट के थ्रू मिल जाते हैं, तो 3 ठो मिला, लेकिन 3 में से हो सकता है कोई 2 हो, कोई हो सकता है 1 हो, इसलिए चेक करना ज़्यादा बेटर है, तो है ना, चेक करना ज़्यादा बेटर है, चेक कीजिए। वैसे लॉजिकली समझ आ रहा था कि ये हो जाएगा, बट कैसे, देखिए इनपुट में जो एलिमेंट होंगे, है ना, वो इस फॉर्मेट में है, कैपिटल X इक्वल टू एक्स वाई, कैपिटल Y इक्वल टू एक्स डेज वाई डेज। मैं ऐसे ले लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स डेज वाई डेज। टारगेट पता है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के फॉर्म में लाना है ना, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। पहले तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ये क्लियर है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, है ना। देखिए फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट की इक्वल हो जाता है, एक्स प्लस एक्स डेज हो जाएगा, और ये एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई, और वाई एक्स डेज क्या है, एफ ऑफ एक्स डेज वाई डेज। तो देख सकते हैं, है ना, इसको और आगे बढ़ा के क्या लिखा जा सकता है, तो देखिए ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, हो गया ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू इतना करें, ठीक है। लेकिन ये प्लस के रिस्पेक्ट में था, डॉट के रिस्पेक्ट में भी देखिए, ओके, ये प्लस के रिस्पेक्ट में था, डॉट के रिस्पेक्ट में एफ ऑफ एक्स डॉट वाई, तो ये होगा एफ ऑफ, है ना, एक्स वाई डॉट एक्स डेज वाई डेज, ठीक है। और उसके जस्ट बाद जब है ना, फर्स्ट याद रखना ये कंपोनेंट वाइज होता है ना ऑपरेशन जो है, यानी कि एक्स डॉट एक्स डेज वाई डॉट वाई डेज, इस तरह से अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन फर्स्ट कोऑर्डिनेट की इक्वल। अब ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई डॉट एफ ऑफ एक्स डेज वाई डेज, और ये है एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई, लीजिए ये भी हो गया। अब फाइनल रिंग होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं, कंफर्म हो रहा है ना। चेक करना चाहिए, पहले पॉसिबल मिलता है, डायरेक्ट ही बताना है भाई ना, ठीक है। पता है तो अच्छी बात है, बट ऐसा चेक करना है। अच्छा जो हमने एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई करके डिफाइन किया था वो है कि नहीं, है ना, तो उसमें सेकंड कोऑर्डिनेट होगा, जो डेफिनेशन था, है ना, उसमें यहाँ पर वाई प्लस वाई डेज होगा, सेम बाकी तो कॉपीरेटली होगा, क्योंकि अब सेकंड कोऑर्डिनेट पर डिफाइन है तो ऐसे ही होगा। यहाँ पर भी वाई डॉट वाई डेज, तो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। तो याद रखिए जेड क्रॉस जेड टू जेड में एग्जैक्टली 3 रिंग होमोमॉर्फिज्म्स, नेमली 0 एक्स वाई, सेम क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू में, सेम आर क्रॉस आर टू आर में, सेम सी क्रॉस सी टू सी में। याद रखना जितना बताया जा रहा है ये बिल्कुल सेम एज इट इज़, और कैसे हो रहा है ये बातें क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अभी जो हमने देखा उसमें कर्नेल क्या होगा, कर्नेल हम लगे हम देख लेते हैं, है ना। देखिए मैंने फ्रॉम क्यू क्रॉस, कोई भी आप जेड क्रॉस जेड टू जेड का देखो, चाहे क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू का देखो, चाहे आर क्रॉस, है ना, आर टू आर का देखो, सेम है ना। देखिए ये डिफाइन था, कौन कौन से रिंग होमोमॉर्फिज्म था, एक था ट्रिवियल, है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, सॉरी एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0, ये नहीं भूलना है ना, ठीक है ना। एक है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स, एक है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई। पहले इसका देख लेते हैं, तो कर्नेल डिफाइन कैसे होता है ना, व्हाट इज कर्नेल, डेफिनेशन क्या होता है ना, एवरी, है ना, ये होता है सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ डोमेन, है ना, दैट मैप्स टू 0 एलिमेंट या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन। कंफर्म है एडिटिव आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो याद रखना है कि ये जो डोमेन है आपका, ये है क्यू क्रॉस क्यू, और ये आपका है क्यू। उन सारे हम एलिमेंट्स को टैग करेंगे, ठीक है ना, जो इसके आइडेंटिटी एलिमेंट, ऑब्वियस सी बात है एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, उन पर मैप करता है। खास बात ये है, ये जो कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन है,
है ना, ये जो फैमिली है ना, मतलब सेट ऑफ एलिमेंट्स है, ये इनका क्या होता है, क्यू क्रॉस क्यू का, है ना, सब रिंग होता है, या कह सकते हैं आइडियल होता है, ठीक है। तो इसी को देखेंगे, इसी कर्नेल को देखेंगे, तो बात तो क्लियर है। तो देखिए क्या होगा, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू क्रॉस क्यू, तो समझ आ गया, क्यू क्रॉस क्यू के एलिमेंट पेयर में है, ऐसे पेयर्स को कलेक्ट करना है जो, है ना, आइडेंटिटी पे मैप करता है ना, इसमें कोई शक की बात नहीं। एफ ऑफ एक्स वाई की जगह आप रखेंगे जीरो, तो जीरो इक्वल टू इन जनरल इक्वल हो रहा है, तो हर पेयर के लिए होल्ड होगा, यानी कि क्यू क्रॉस क्यू हो जाएगा सीधा सीधा, कन्फर्म। तो ट्रिवियल रिंग होमोमॉर्फिज्म करेस्पॉन्डेंस जो कर्नेल है वही है। ऐसा भी होता है कि आपको रिंग होमोमॉर्फिज्म दिया रहा है तो उसके करेस्पॉन्डिंग कर्नेल निकालिए, तो ऐसा होगा, ठीक। अगर हम डिफाइन करें एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स करके, ऐसा डिफाइन करके दिया गया, तो यहाँ जो कर्नेल होगा वो क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग्स, पहले अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन पहले तो हम लिखना चाहिए, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो करके, ऐसा होगा, ठीक। तो फिर एक्स वाई बिलोंग्स टू, इसी में एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स वाई कैसे डिफाइन, एक्स कर एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक। अब एक्स जीरो हो जाएगा, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट जीरो, यही पे इंप्रूवमेंट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा जीरो, यही हुआ, ठीक। अब ये क्या है, ये है सिंगलटन जीरो क्रॉस क्यू, परफेक्ट, देख के समझ आ रहा है, बिल्कुल इसमें समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बत समझ आ रहा है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट फिक्स हो गया, सिंगलटन जीरो से ही आएगा, ठीक है ना। अब ये हो गया, हाँ अब एक और है ना, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू वाई, तो क्या होगा, ये होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है, एक्स वाई को कलेक्ट करना है जिसके लिए एफ ऑफ एक्स वाई जीरो होता है, तो वाई जीरो फिक्स हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू क्रॉस सिंगलटन जीरो। तो समझ आ रहा है यहाँ पर, है ना, यहाँ थ्री कर्नल्स जो होंगे वो क्या क्या होंगे, एक होगा क्यू क्रॉस क्यू, है ना, एक कर्नल पॉसिबल है, एक कर्नल हो सकता है क्यू क्रॉस सिंगलटन जीरो, एक हो सकता है सिंगलटन जीरो क्रॉस क्यू, ठीक है ना। तो इस तरह से कर्नल निकालने भी आना चाहिए, सेम ना, याद रखिए जेड क्रॉस जेड टू जेड के लिए जेड क्रॉस जेड होगा, जेड क्रॉस सिंगलटन जीरो क्रॉस जेड होगा, जो डिफाइन किया गया उसके लिए, कन्फर्म से मार्क लिए भी समझ सकते हो, क्लियर है। कुछ थ्योरम्स के स्टेटमेंट है वो हम देखेंगे, और उसके बाद फिर डेफिनेशंस देखेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और उनकी एग्जांपल्स के साथ, तो केयरफुली इसको ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले मैंने जो थ्योरम दिया है स्टेटमेंट, इसका ध्यान से समझिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। एक चीज़ और बता दूं, जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म था उनके कंपैरिजन में रिंग होमोमॉर्फिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं क्लियर पहले कर देता हूँ, क्योंकि है ना, हमारा जो सिलेबस चल रहा है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, वो जो है नेट के पर्पस से चल रहा है ना, नेट हो या कंपटीशन एग्जाम हो, उनके पर्पस से चल रहा है, और उसमें जो है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं कहूँ तो रिंग थ्योरी के अंदर जो मेन बातें थी स्टार्टिंग में, जो चीज़ थी वो मैं कवर करा दिया हूँ। अब इधर बैक टू बैक कुछ थ्योरम की स्टेटमेंट लिखाऊंगा और उसको आप अच्छे से नोट कीजिए बस, है ना। हो सकता है कि कभी जो है डायरेक्ट यूज़ हो, है ना, इसलिए लिखाया जा रहा है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ मुझे लगता है मैं उसको पूरा अच्छे से डिटेल करूँगा, जहाँ मुझे लगता है कि केवल इसको थोड़ा सा नोट कर लेना चाहिए वहाँ नोट कराया जाएगा, तो आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले देखिए क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सेम है ना भाई। पहले तो रिंग होमोमॉर्फिज्म के लिए फंडामेंटल थ्योरम बोला गया, मतलब जो मैपिंग जो लेंगे वो रिंग होमोमॉर्फिज्म लेंगे, बाकी ये एज इट इज़ कॉपीराइट है अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आपने देखा है तो, ठीक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जो था बिल्कुल एज इट इज़ उसका कॉपीराइट ही तो हुआ, बस आपका जो मैपिंग है वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म न रह करके रिंग होमोमॉर्फिज्म है। इतना तो क्लियर है, जब रिंग होमोमॉर्फिज्म लिखा गया है तो आर जो आर डेज क्या होंगे, दोनों बोथ आर रिंग्स, कन्फर्म। let f from r to r dash be a ring homomorphism, then है ना r upon kernel of f is isomorphic to im of f, है ना। r upon kernel of f का मतलब ये ऐसे बोल दिया जा रहा है अपॉन, लेकिन है ये, है ना, कोशेंट रिंग ऑफ r रिलेटिव टू कर्नेल ऑफ f, इतना क्लियर है ना। और इमेज ऑफ f का मतलब ये रेंज सेट है भाई, ठीक है। याद रखना कि ये जो होता है रेंज सेट के आइसोमॉर्फिक होता है, मतलब इनकी एज इट इज प्रॉपर्टी इनके कॉपीराइट होगा, कन्फर्म। और जो रेंज सेट होता है वो जो कोडोमेन है उनका क्या होगा, सब रिंग, ठीक है। अगर जो मैपिंग लिया गया है वो ऑन टू हो जाता है, इफ गिवन मैपिंग इज ऑन टू, देन इमेज सेट एंड रेंज, इमेज सेट जो भी है इमेज सेट इज इक्वल टू कोडोमेन, कन्फर्म। मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आर डेज लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा लेट एफ फ्रॉम आर टू आर डेज बी एन ऑन टू रिंग होमोमॉर्फिज्म, देन आर अपॉन कर्नेल ऑफ एफ इज आइसोमॉर्फिक टू आर डेज, क्लियर है। देखिए फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म्स, उसके बाद हम देखेंगे सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म्स क्या है। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो है ना कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आप देखे होंगे फ्रेशमैन्स थ्योरम करके जो हमने लिखा था ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से, है ना, याद होगा, वहाँ बिल्कुल इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है। याद रखिए जब हम ग्रुप पढ़ते हैं, है ना, तो ग्रुप और उनका नॉर्मल सब ग्रुप लिया जाता है, तब क्वोशेंट ग्रुप बनता है। और जब हम रिंग पढ़ते हैं
तो रिंग लेते हैं और उनका आइडियल लेते हैं, तब हमारा क्वोशिएंट रिंग बनता है, ये ध्यान रखना है, जिसे फैक्टर रिंग भी कहा जाता है। तो फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म में क्या बोलता है, देखिए ए और बी जो है, लेट ए एंड बी बी टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर सच दैट बी इज कंटेंट इन ए, दैट इज बी सबसेट ऑफ ए, क्लियर है, ठीक, एंड सो बी इज एन आल्सो आइडियल ऑफ ए, ये बात याद रखिए, बाय हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, लॉजिकली आप समझ सकते हो, है ना, इतना तो है ही, क्लियर है, ये बातें समझना है आपको, ठीक है। देखिए ये दोनों के दोनों, है ना, बी एंड ए बोथ आर आइडियल्स ऑफ आर एंड सो क्वोशिएंट रिंग ऑफ आर, है ना, रिलेटिव टू ए, क्वोशिएंट रिंग ऑफ आर रिलेटिव टू बी बोथ एग्जिस्ट, ठीक है, कंफर्म हो गया, दोनों एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, बोथ एग्जिस्ट है। अब यहाँ पर बी इज कंटेंट इन ए दिया हुआ है, सिंस ए इज एन आइडियल एंड सो सब रिंग एंड वी नो दैट एवरी सब रिंग इज इटसेल्फ अ रिंग, कंफर्म, एंड सो ए इज रिंग, ठीक, एंड बी इज, है ना, सबसेट ऑफ ए, A is ring and B is subset of A and B is ideal of A, है ना, and B is ideal, है ना, याद रखिए B is subset of A, A is ring और B ideal है R का, तो 100% श्योर है बाय हेरिडिटरी B A का भी आइडियल होगा, क्लियर है, लॉजिकली भी समझ आ जाता है, क्लियर है, ग्रुप में भी ऐसा होता है ना भाई, ठीक है ना। तो जैसे आप भाई ये दोनों सब ग्रुप हैं इनका, तो ऑब्वियस सी बात है ये इनका भी सब ग्रुप हुआ लॉजिकली, ठीक, बाय हेरिडिटरी प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। तो फाइनली जो क्वोशिएंट रिंग ऑफ ए रिलेटिव टू बी ये एग्जिस्ट करेगा, तो याद रखिए जब भी इस तरह से टू आइडियल लिया जाता है, बी इज कंटेंट इन ए है, तो समझ लीजिए देन डायरेक्टली इंप्लाइज आर अपॉन ए इज आइसोमॉर्फिक टू आर अपॉन बी अपॉन ए अपॉन बी, कन्फर्म, इस तरह से होता है। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म कहा जाता है। इसके बाद है सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, तो ये क्या बोलता है, ये है लेट ए एंड बी बी टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर देन ए प्लस बी, अब ये तो कन्फर्म है दोनों आइडियल्स हैं, ठीक है ना, सम ऑफ टू आइडियल्स इज अगेन एन आइडियल, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक, तो ए प्लस बी आइडियल होगा एंड इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल्स इज अगेन एन आइडियल, तो इंटरसेक्शन भी आइडियल होगा, क्लियर है। और जो सम होता है ए प्लस बी वो ए और बी दोनों का सुपर सेट होगा, कन्फर्म, इसका मतलब कि ए एंड बी बोथ आर आइडियल्स ऑफ ए प्लस बी, कन्फर्म, ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ बोथ ए एंड बी एंड सो, है ना, ए इंटरसेक्शन बी इज आइडियल ऑफ ए एंड बी, क्लियर है। तो ये जो है इनका आइडियल है, ये जो इनका आइडियल है, इसका मतलब क्वोशिएंट रिंग ऑफ ए प्लस बी एग्जिस्ट करेगा दोनों के लिए, क्वोशिएंट रिंग ऑफ, है ना, बी और ए एग्जिस्ट करेगी इन दोनों के लिए, तो फाइनली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। याद रखिए सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म बोलता है लेट ए एंड बी बी टू आइडियल्स ऑफ अ रिंग आर देन ए प्लस बी अपॉन ए इज आइसोमॉर्फिक टू बी अपॉन ए इंटरसेक्शन बी, दिस सिमिलर टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी अपॉन बी इज आइसोमॉर्फिक टू ए अपॉन ए इंटरसेक्शन बी, कन्फर्म हुआ। डेफिनेशन देखिए, प्राइम फील्ड, ठीक है ना, प्राइम फील्ड, प्राइम नंबर जानते हैं, ये क्लियर है ना, प्राइम एलिमेंट भी जानते हैं, प्राइम आइडियल भी जानते हैं। याद रखिए प्राइम वर्ड के बाद अलग अलग जुड़ता गया और उसका डेफिनेशन भी अलग होता गया। प्राइम नंबर तो, है ना, बेसिकली जानते ही हैं, प्राइम एलिमेंट भी बताया गया था, प्राइम आइडियल भी बताया गया था। अब आगे प्राइम फील्ड में, अब ये प्राइम फील्ड क्या होता है, ठीक है ना, अभाज्य, है ना, क्षेत्र कह सकते हैं हिंदी में। तो प्राइम फील्ड का मीनिंग यहाँ पर है अ फील्ड एफ दैट डजंट हैव प्रॉपर सब फील्ड इज नॉन एज प्राइम फील्ड। क्या बताया गया, एक फील्ड लीजिए दैट डजंट हैव एनी प्रॉपर सब फील्ड, जिसके पास कोई प्रॉपर सब फील्ड नहीं है। प्रॉपर सब फील्ड नहीं होने का, प्रॉपर का मतलब समझ गया ना, याद रखिए सिंगलटन और इटसेल्फ के छोड़, याद रखिए ये दोनों तो हमेशा इनके सब फील्ड होंगे ही होंगे, इन दोनों को इम्प्रॉपर कह सकते हो, ठीक है ना। इसको ट्रिवियल और इसको इम्प्रॉपर वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हो, है ना। इनके बीच के जितने भी होंगे मोटे तौर पे दोनों के लिए इम्प्रॉपर सब फील्ड कहेंगे। याद रखिए सिंगलटन जीरो एंड सॉरी है ना, जीरो के बाद वन भी रहेगा, क्योंकि किसी भी फील्ड में कम से कम दो एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, दोनों आइडेंटिटी तो होंगे ही होंगे, जीरो वन, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट दो होगा ना। याद रखिए स्मॉलेस्ट कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड इज 2, कन्फर्म। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि इसकी कार्डिनलिटी और ये जो फील्ड होती है उनके पास कम से कम दो सब फील्ड तो होते ही हैं, ये और ये, इतना क्लियर है, दोनों इम्प्रॉपर सब फील्ड कहलाते हैं। इनके बीच के और भी अगर सब फील्ड है पॉसिबल तो उसे कहा जाता है प्रॉपर सब फील्ड, कन्फर्म है। ऐसे रिंग ढूंढिए जिनके पास प्रॉपर सब, ऐसे फील्ड ढूंढिए जिनके पास प्रॉपर सब फील्ड नहीं है, उसे कहा जाएगा प्राइम फील्ड। जैसे सिंपल रिंग का कॉन्सेप्ट आता है, तो सिंपल रिंग का कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जिनके पास प्रॉपर आइडियल्स न हो, ये होता है। सिंपल ग्रुप जब पढ़ते थे तो क्या पढ़ा जाता था कि सिंपल ग्रुप का कॉन्सेप्ट ये था कि उनके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। इसी टाइप से प्राइम फील्ड के अंदर है कि इनके पास प्रॉपर सब फील्ड ना हो, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो मोटे तौर पे क्लियर हो गया, एंड अ फील्ड दैट डजंट हैव एनी प्रॉपर सब फील्ड इज नॉन एज या इज कॉल्ड प्राइम फील्ड। अब एग्जांपल देखिए, सोचिए भाई एग्जांपल क्या होगा।
ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गया तो एग्जांपल तो आ जाना चाहिए, याद होगा है ना। Z का सुपर सेट Q है ना, Q फील्ड होता है, Q रूट P भी फील्ड है ना, R भी फील्ड है, C भी फील्ड है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी इसके सुपर फील्ड मिलते जाएंगे। आप Q से छोटे फील्ड कोई ढूंढ के बताइए, मिल जाएगा क्या? Z इंटीग्रल डोमेन होता है, फील्ड नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिए। कभी भी Q से स्मॉल है ना, याद रखिए, और फील्ड आपको नहीं मिलने वाला है, मतलब इनका कोई सब फील्ड नहीं मिलने वाला है, प्रॉपर सब फील्ड है, याद रखिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंगलटन जीरो और Q ही दोनों मात्र इनके क्या होंगे, सब फील्ड होंगे। तो फाइनली कहने का मकसद ये है कि Q इज़ प्राइम फील्ड। क्लियर है, ये बिल्कुल याद रखिए, अगर पता नहीं था तो अभी पता कर लीजिए, ठीक है। Q इज़ अ प्राइम फील्ड, दैट मीन्स Q हैज़ नो एनी प्रॉपर सब फील्ड, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है ना। अब देखिए R नहीं होंगे ना, C भी नहीं होगा, क्योंकि उनके प्रॉपर सब फील्ड तो है Q और R, ठीक है ना। तो इस तरह से ZP इज प्राइम फील्ड, ये भी है। ZP का मतलब समझ गया ना, P क्या है, प्राइम नंबर है ना। वैसे भी पता है कि ZP इज फील्ड ऑलवेज व्हेन P इज प्राइम नंबर, ये ध्यान रखना है। Zn नहीं होता इन जनरल, ZP होता है। तो ZP प्राइम फील्ड होता है क्योंकि ZP के पास, हाँ, बिकॉज ZP हैज़ नो एनी प्रॉपर सब फील्ड। Z2, Z3, Z5, Z7 ये होंगे ना भाई, और ये प्राइम फील्ड होंगे हमेशा, ठीक है ना। अब प्राइम फील्ड आप खुद सोचिए ना, Z2 के पास कोई प्रॉपर सब फील्ड नहीं मिलने वाला, इनके पास भी नहीं मिलेगा, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, लॉजिकली भी समझ आ रहा है। तो फाइनली इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, दोनों क्या है, प्राइम फील्ड। क्लियर हो गया, ठीक है। और भी डेफिनेशंस हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और जो क्वेश्चंस जो नेट एग्जाम में आए उनको भी हम देखेंगे। तो आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।